Dear students, hello, hi, good morning, good evening. Take salutation accordingly when you are watching the video. स्टूडेंट्स, मैं आज एक ऐसा सच का बात करने जा रहा हूँ जिन लोग को फिजिक्स डिफ़िकल्ट लगता है तो आप लोग को बहुत ही ईजी लगेगा। सोचो कि 50% तुम्हारा फिजिक्स हो गया। वो हिडन ट्रेजरी का बात चलिए करते हैं। तो पिछले कुछ साल पढ़ने के बाद आप लोग को ये महसूस हो गया होगा, पता चल गया होगा कि फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स होता है और हर कुछ टॉपिक्स में हम थ्योरी को डिस्कस करते हैं और जब थ्योरी डिस्कस करते हैं उसमें कुछ फार्मूला आता है और वो फार्मूले को हम बाद में आइदर क्वेश्चन सॉल्व करने में या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज करते हैं। और ये जो फार्मूला होता है, हर फार्मूला के पीछे कुछ हिडन कॉन्सेप्ट होता है जिसको कि हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं। और ये फैक्टर्स के बारे में तुम लोग को थोड़ा बहुत पता है और ये सच है कि अराउंड आप लोगों का 50% क्वेश्चंस, चाहे वो स्कूल एग्ज़ाम में हो या बोर्ड एग्ज़ाम में हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो, 50% क्वेश्चंस ये फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के साथ बात करूं, सपोज x इज इक्वल टू मैं लिखा AB/c²। तो अगर मैं पूछूं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ x, आप लोग इजीली बोल दोगे कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a व्हेन b and c आर कांस्टेंट्स। In the same way, x is directly proportional to b when a and c are constants, and x is inversely proportional to c² when a and b are constants. Inversely proportional to c² when a and b are constants. ओके, ये सभी को पता है और आप लोग को ये भी पता है कि अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, तो इससे जो फार्मूला बनता है व्हाट बिकम्स दिस वन, x2/x1 इज इक्वल टू a2/a1। और इन द सेम वे इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c² होता है देन व्हाट बिकम्स योर फार्मूला, x2/x1 इज इक्वल टू c1/c2 होल स्क्वायर। और ये फार्मूला हम कैसे लिखते हैं, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये अगर ऊपर में 2 है तो इधर 2 होता है, नीचे 1 है तो इधर 1 होता है। ये फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकंड सिचुएशन, तो इधर फर्स्ट सिचुएशन नीचे, सेकंड सिचुएशन ऊपर में। अगर इन्वर्स बन जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो उसी केस में क्या होता है, ऊपर में जो सेकंड सिचुएशन होता है वो नीचे में आ जाता है क्योंकि इन्वर्स हो गया, एंड जो फर्स्ट सिचुएशन होता है ऊपर में वो रहता है। कॉरस्पॉन्डिंग सिचुएशन जो होता है 2 है तो नीचे 2 आ जाता है और फर्स्ट रिवर्स हो जाता है। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो इधर तुम स्क्वायर देते हो, तो ये फार्मूला बन जाता है आपका। ये पता है सब लोगों को। जब भी हमको थ्योरी डिस्कस करते हैं कोई क्लासरूम में, ये 90% स्टूडेंट को पूछने से बोल देते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का बात आता है, ये 90% स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, दे फॉरगेट, और वहाँ उन लोग बेवकूफ़ी करने लगते हैं, फुलिशनेस दिखाते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं। और जो नंबर्स 30 सेकेंड में होना चाहिए था, हाफ मिनट में होना चाहिए था, उसको उन लोग 5 मिनट्स ले जाते हैं। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, और मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ, आफ्टर माई 11 years ऑफ टीचिंग and teaching in different areas of the Odisha like your Sambalpur, Raulkela, Angul and Balangir.
ये अलग अलग हिस्से में टीचिंग करने के बाद आफ्टर 11 years ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग अराउंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, मेरा एक्सपीरियंस का बात आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो आप लोग को बोलने से बिलीव नहीं करोगे, इसीलिए आज मैं एक प्रूफ आप लोग को दूंगा, इसका एक एविडेंस दूंगा, देख के आप लोग को रियलाइज होगा, आप लोग बिलीव कर पाएंगे कि क्या आप लोग बेवकूफ़ी करते हैं, क्या आप लोग बेवकूफ़ी करते हैं टीचर्स का बात नहीं सुन के। क्योंकि जब भी कोई टीचर पढ़ाता है ये बात बोलता है, लेकिन आप लोग सुनते नहीं, समझते नहीं, रियलाइज नहीं करते हैं, इसीलिए ये गलती करते हो। ओके, अगर 1 मिनट में ये कॉन्सेप्ट दिया गया आप लोगों को, 5 मिनट के बाद एक क्वेश्चन दिया जाता है, फिर वही गलती कर देते हो। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ये क्लियर करता हूँ। तो एक क्वेश्चन में एक स्टूडेंट्स को पिछले 2 दिन के बाद दिया था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है HUC। तो क्वेश्चन में क्या है देखो, ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, इवन ये 9th क्लास स्टूडेंट भी इसको सॉल्व कर सकता है। तो क्वेश्चन में है ए कार मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर कवरिंग 6 मीटर। मतलब ये तुम्हारा U1 दिया है फर्स्ट केस में, और डिस्टेंस जो ट्रैवल कर सकता है वो दिया है S1 6 मीटर। इफ द सेम कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। तो और एक सेकंड सिचुएशन दिया जहाँ स्पीड दिया है U2 और पूछ रहा है कि द मिनिमम डिस्टेंस आफ्टर विच द कार कैन बी स्टॉप्ड। तो आप लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना है, S2 इक्वल टू हाउ मच फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसको एक स्टूडेंट ने सॉल्व किए हैं, देखो HUC दिया। तो क्योंकि ये इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसीलिए वो क्या किए हैं, देखिए कि फर्स्ट सिचुएशन को उसमें U दिया है, S दिया है, UN S दिया है, जो नहीं दिया है वो तो A नहीं दिया है। तो इसीलिए A को पहले फाइंड कर दिए HUC हियर। ओके, और इसको फाइंड करने के लिए ये क्या किए हैं, पहले तो जो किलोमीटर पर आवर था उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिए हैं। ये फर्स्ट जो बेवकूफ़ी किए हैं, जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसमें गया उनका 1 मिनट या हाफ सेकेंड, हाफ मिनट, 30 सेकेंड। उसके बाद इतना बड़ा कैलकुलेशन जब किए होंगे, ये देखो उसमें तो कुछ टाइम लग गया होगा, ऐसे 1 मिनट चला गया। फिर नेक्स्ट केस में क्योंकि S2 पूछा है, फिर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड कर दिए, और उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किए हैं, और इधर एक देखो कितना बड़ा एक स्क्वायर किए हैं, उसके साथ इतना ये क्या क्या 16.06 को मल्टीप्लाई किए हैं, और एक बार ये काटे हैं भी क्योंकि बिगर ये हो गया। फाइनली इतना बड़ा एक कैलकुलेशन कैसे कैसे करे किए हैं, या कैलकुलेटर वगैरह लिए का हेल्प लिए होंगे घर में, एंड ये आंसर आया है। हालांकि 24 मीटर ये आंसर आया है, ये सही आंसर है। लेकिन इसको करने के लिए कितने सारे चीज़ें देखो, पहले तो ये नहीं करना चाहिए था, इतना बड़ा फ्रैक्शन आ रहा है, उसको कैलकुलेशन करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। देन नेक्स्ट फिर ये बेवकूफ़ी, 4th नंबर इतना बड़ा सा, फिर एक स्क्वायर क्यूब क्या क्या आ रहा है ये, और एक इतना बड़ा कैलकुलेशन। तो 6 मिस्टेक्स करने के बाद, गलतियां करने के बाद, बेवकूफ़ी, गलतियां तो नहीं है, इसको हम बेवकूफ़ी बोलेंगे। ओके, अनजाने में हो सकता है या जानत में भी हो सकता है। तो ये किए हैं और लास्ट में आंसर आया है। ये क्वेश्चंस को हम चुटकी बजा के हम 30 सेकंड में कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। चुटकी बजा के, चुटकी के जितना टाइम लगता है उतने टाइम में इसका आंसर तुम लोग बोल दोगे। ओके, लेकिन अगर सही कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों का फिजिक्स का है तो ये गलती कभी नहीं करोगे। जो मैं पहले तुम लोग को बोला था, फार्मूला का पीछे का जो हिडन कॉन्सेप्ट होता है वो अगर आप समझे हैं, हिडन ट्रेजरी जो होता है वो अगर आप समझे हैं, कभी ऐसा गलती नहीं करोगे। कोई भी फिजिक्स टीचर्स को एक क्वेश्चन दो, कभी वो ऐसा नहीं करेगा, या कभी कोई टीचर्स
स्टूडेंट्स को जब समझाता है ऐसा नहीं समझाता है। ओके, उन लोग अगर 9th क्लास का है तो हम ऐसे करते हैं, लेकिन तुम लोग जब 11th क्लास में आ जाते हो या हायर क्लास में आ जाते हो, इवन 9th क्लास में भी हम कोशिश करते हैं इसको उसका कॉन्सेप्ट के साथ समझाने के लिए। स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं तब हम छोड़ देते हैं उन लोगों को ऐसा क्या बोलते हैं कि दुनिया में। लेकिन जब हायर क्लास में आ जाते हो ये बेवकूफ़ी और नहीं करना चाहिए। देखो कितना सिंपल सा है ये। तो तुम लोग इधर देखिए कि जब कार स्टॉप होगा, दोनों केस में, क्योंकि ब्रेक लगाएंगे तो कार स्टॉप हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। मतलब जो बच गया आपका माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 2s खाली। तो इसमें ध्यान से देखो तो तुम्हारा जो दो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन में 2 सिचुएशन जो दिया है उसमें 2 वेरिएबल्स है, एक है u और एक है s। और जब u कुछ होता है तब s कुछ है। ये फर्स्ट केस में दिया है u1 s1, और सेकेंड केस में क्या दिया है, कुछ u दिया है u2 और पूछ रहा है s2 इक्वल टू हाउ मच। तो अगर आपको ये u एंड s के बीच में रिलेशन पता चल गया तो आप ये नंबर्स इजीली सॉल्व कर दे सकते हो, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन दिया है एक्चुअली द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ओनली वेरिएशन ऑफ s ऑन द बेसिस ऑफ u कुछ चेंज हो जाएगा तो s का कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में कुछ रिलेशन रहेगा, क्योंकि एक चेंज हो रहा है तो और एक चेंज होगा। और वो रिलेशन क्या है, वो दोनों के बीच में क्या वेरिएशन है, अगर वो नोट कर दिए तो ये आंसर आराम से कर दोगे। यहाँ ये फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा दोनों में। तुम ब्रेक जब लगाओगे उसका एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा, क्योंकि सेम ही व्हीकल है। ओके, तो ये फंडामेंटल्स को, ये कॉन्सेप्ट को तुम्हें समझना है कि जब भी कोई क्वेश्चन देता है नंबर सॉल्व करने में मत लग जाओ। पहले उसका पीछे का जो हिडन कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलना चाहता है, ओके, उसको पकड़ने का कोशिश करो। अगर उसको तुम पकड़ दिए, वो ट्विस्ट को पकड़ दिए, तो फिजिक्स बहुत इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ तुम लोग देख रहे हो तो यू एन एस के बीच में क्या रिलेशन है, यू हैव सीन दैट स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। बस अब फॉर्मूला लिख दो। पहले सेकंड सिचुएशन लिखना, u2 बाय u1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू s2 बाय s1। ओके, तो आगे आपको क्या चाहिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इधर ऊपर में ही लिख देंगे। तो आगे आप लोग को s2 चाहिए, तो s2 का फॉर्मूला क्या बनेगा वहाँ से। तो ये फार्मूला से आपको जो भी चाहिए आप फाइंड कर सकते हैं, जो भी नहीं दिया है ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया। और फिजिक्स में ऑलवेज ऐसे एक स्टैंडर्ड फार्मूला डेवलप करने का कोशिश कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। अगर ये हो गया तो आगे का खाली वैल्यू पुट करने का आपका है। तो आपको यहाँ s2 चाहिए, तो s2 इज इक्वल टू आपका u2 डिवाइडेड बाई u1 का होल स्क्वायर इंटू s1, बस ये फार्मूला। अब u2 कितना दिया है आपको 100 दिया है, u1 कितना दिया है 50 दिया है, इसका स्क्वायर इंटू s1 कितना दिया है 6 दिया है। तो ये 52 या 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 6 हुआ 24 मीटर। ओके, तो देखिए क्योंकि ये चीज़ आपको एक्चुअली जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करोगे या जब भी नंबर कर रही हो, ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। v इक्वल टू 0 होगा पता है, ये कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें। तो आप मन ही मन में कर दीजिए, देखिए कि स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s हो जा रहा है। तो आप इसको सीधा लिखिए, या ये फार्मूला को डायरेक्ट लिखिए, या डायरेक्ट इसको लिखिए। ओके, देन वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए, तो ये 30 सेकंड में हो जाएगा। कहीं कुछ कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। देखिए ओके, ओरली ये सब आंसर हो जा सकता है। इवन ये सब का कुछ ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप आंसर बोलना चाहते हो, देखिए ये 50 किलोमीटर पर आवर था, बढ़ गया कितने टाइम्स, 2 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। और हमें पता है, अगर हम फार्मूला समझे हैं, क्योंकि स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, मतलब और एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो यू जितने टाइम्स बढ़ेगा उसका स्क्वायर टाइम एस बढ़ेगा। यू कितने टाइम्स बढ़ा है, यू यहाँ 50 किलोमीटर पर आवर था, 100 हुआ है, मतलब 2 टाइम्स बढ़ा है। तो एस कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 2 का स्क्वायर है 4, तो मतलब ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगा एस, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स मतलब पहले 6 था 6 मीटर था, और 4 टाइम्स तो 24 मीटर। तो इसको ओरली आंसर तुम फेंक दोगे, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ कैलकुलेशन करने का, अगर तुम समझे हो। ओके, फार्मूला का मतलब अगर समझते हो, फिजिक्स को अच्छे तरह से समझ रहे हो, फिजिक्स को रेस्पेक्ट कर रहे हो,
टीचर्स लोग जो पढ़ाते हैं उसको ध्यान से सुन रहे हो, टीचर्स को रेस्पेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा कभी तुम्हारा गलती नहीं होगा। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि आजकल का जनरेशन जनरली कि उन लोग समझते नहीं हैं, जो पढ़ाया जाता है सुनते नहीं हैं, जो बोलते हैं टीचर्स लोग उसको उसका मीनिंग रियलाइज नहीं होता है क्यों बोल रहे हैं, मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से समझते नहीं, ये सब हिडन कॉन्सेप्ट हिडन ट्रेजरी को समझते नहीं, इसीलिए सब गलती करते हो। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, इसीलिए आप लोगों को ये सजेशन है कि डियर स्टूडेंट्स, ये बेवकूफ़ी मत कीजिए। आगे आज का दुनिया जानते हो कितना कॉम्पिटिटिव है, हर कोई स्टूडेंट्स हमारे जैसे नहीं होता है कि ये कॉन्सेप्ट उसको नहीं समझ में आया होगा या वो रियलाइज नहीं किया होगा, क्योंकि जब ये एग्ज़ाम देते हैं लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स आजकल अपियर कर रहे हैं, उसमें हो सकते हैं 10% भी अगर होंगे, तो अगर 1000 स्टूडेंट्स भी हो गए कि 10,000 स्टूडेंट भी हो गए, तो उन लोग तो तुम्हारे आगे चले जाएंगे। तुम ऐसे एक जो नंबर चुटकी में हो सकता था उसको तुम लोग 5 मिनट करोगे, तो कहाँ से तुम्हारा टाइम होगा और तुम ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, यही होता है। खास करके आजकल का कॉम्पिटिटिव का स्कोर इसीलिए कमते जा रहा है, और मेनी स्टूडेंट्स दे आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड स्कोर और द रिक्वायर्ड रैंक, दिस इज द ओनली रीजन। क्योंकि उन लोग बेवकूफ़ी करते हैं, उन लोग जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, जो लगन में पढ़ना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, जो डेडिकेशन होना चाहिए, जो रेस्पेक्ट होना चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रहा है। सो प्लीज़ डोंट डू दिस बेवकूफ़ी, आज से सुधर जाओ, अब भी टाइम है, और ये कॉन्सेप्ट को समझो, फिजिक्स का हर एक कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करो, देखोगे फिजिक्स बहुत आसान लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। और जब तक ये नहीं समझोगे ऐसा ही तुम लोग तरसते रहोगे, और फिजिक्स ऑलवेज विल बी ए बर्डन फॉर यू। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव ए हैप्पी जर्नी, हैप्पी रीडिंग ऑफ फिजिक्स।